हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं रोहित सिंह राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर। तो अब तक हम लोग के फिजिक्स के 2 लेक्चर हो चुके थे, तो आज हमारा लेक्चर 3 है फिजिक्स का। इससे पहले हम लोगों ने कहते हैं लेक्चर 2 में बात की थी, जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उसका थोड़ा सा हम लोग रिविज़न कर लेते हैं कि हमारा टॉपिक था क्या क्या। ठीक, तो हमने उसमें न्यूटन्स लॉ के बारे में बात की थी। ठीक, सिर्फ 2 मिनट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे। जो हमारा प्रथम नियम था, प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं, मैंने बताया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और बनता है, कहते हैं न्यूटन के नियम को हम लोग गैलीलियो का भी नियम बोलते हैं। ठीक, और मैंने इसके आप लोगों को इसका बताया था, मैंने थ्योरी क्या थी, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका अगर कहते यूनिफॉर्म मतलब आपका विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा देते। ठीक, तो मैंने एग्जांपल पे दिया था, यदि कोई चद्दर है, उस चद्दर पर धूल के कण क्या रहते हैं, विराम अवस्था में रहते हैं। जब आप उसको फटकारते हैं तो जो धूल के कण होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मोशन फॉर्म में आ जाते हैं। आपने गाड़ियों से ट्रैवल किया होगा, जब गाड़ी में एकदम सा ब्रेक लगाया जाता है तो क्या होता है, एकदम से आप क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर आ जाते हैं। और जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं क्या होता है, आप पीछे की ओर खिंच जाते हैं, जब पीछे की ओर हट जाते हैं। और जैसे ही गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे की ओर आ जाते हैं। बॉयज़ लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। ठीक, इसको ट्राई कीजिएगा सभी लोग। ठीक, सेकंड नियम क्या है हमारा, और मैंने इसमें बताया था जो आपका प्रथम नियम होता है, इसी से हमें क्या होता है, बल की डेफिनेशन बनती है। परिभाषा हमारी जो फोर्स की जो डेफिनेशन आती है आपकी, वो किसी से आती है, कहते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से। ये तीनों जो मैंने बताए हैं ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक, जो दूसरा नियम था वो मैंने क्या बताया था, जो फोर्स होता है वो मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल के आपके बराबर होता है। ठीक, और मैंने इसका आपको बताया था कि 1 न्यूटन में कितने होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। ठीक, तीसरा क्या बताया था मैंने आपका, एक्शन एंड रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, छोटे बच्चों से आप लोगों ने गेम बहुत सारे खेले होंगे। आप अगर किसी को चाटा मारते हैं तो रिवर्स में आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा एक चाटे के फॉर्म में। ठीक है, और जैसे देखा होगा आपका जो रॉकेट लॉन्च होता है वो भी किससे लॉन्च होता है, आपके न्यूटन के 3rd लॉ से ही लॉन्च होता है। मैंने एक चीज़ और बताई थी, न्यूटन 3rd लॉ में क्या होता है, आपके लिए 2 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में कि न्यूटन के 3rd लॉ को अप्लाई करने के लिए या उसको किसी चीज़ में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको कितने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ये हमारा था टॉपिक जो हमने 2 मिनट के अंदर इसको रिवीजन कर लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। ठीक है, हम लोग ऐसे ही करेंगे, जो हमारा प्रीवियस रहेगा अगर थोड़ा बहुत कुछ छूट जाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आगे वाले लेक्चर में ले लूँगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं छोटी मगर मोटी बातें। कुछ बातें ऐसी हैं जो सबको पता भी होते हुए भी पता नहीं रहती हैं। ठीक, तो उन बातों को आज हम लोग पता करेंगे। क्लियर है, तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि हम लोग देखें द्रव्यमान, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मास। ठीक, कुछ लोग मास के बारे में नहीं जानते हैं। तो मास क्या होता है, किसी पदार्थ की मात्रा। ठीक, मैटर को हम लोग क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर है, किसी पदार्थ की मात्रा को उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान कहते हैं। इसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो खासकर ग्रुप डी और एनटीपीसी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो खासकर इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, और एसएससी वाले भी और बाकी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका। ठीक, बात करें, कुछ बच्चे क्या होते हैं, मास और वेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो मैंने क्या बताया, मास क्या होता है, किसी पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, उसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई आप ही हैं या मैं हूं, मान लीजिए एक आदमी है। ठीक, ये प्यारा सा आदमी है आपका। ठीक, इसकी प्यारी सी आँखें और ये प्यारा सा। ठीक, ये व्यक्ति अपना वेट नापने गया, इसका वेट क्या नाम है, क्या आया आपका, 50 kg आ गया। यहाँ मान लेता हूँ इसका द्रव्यमान, अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ द्रव्यमान की या मास के बारे में। तो इसका द्रव्यमान कितना आपका, m बराबर कितना है, 50 kg। ठीक,
अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, यदि इस व्यक्ति को मान लीजिए आप लोगों को पता है ये क्या आपकी अर्थ है, ठीक, ये क्या होती है आपकी इक्वेटर होती है, ठीक, ये क्या होती है आपकी पोल, ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव, ठीक। मान लीजिए इस व्यक्ति को मैं इक्वेटर से पोल पे ले जाता हूं और पोल से यहाँ लेके आता हूं, या इसको ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ले जाता हूं, आकाशगंगा में लेके जाता हूं, इसको आपके मार्स, जुपिटर, जितने भी ग्रह हैं आपके 8 प्लैनेट हैं वहां पे मैं इसको लेके जाता हूं, तो इसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, अगर आप सिंपल सा मैं नोट बना के लिख दे रहा हूं, दुनिया के किसी भी कोने में जाने पर मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्लियर है इतनी बस। मैं क्या बता रहा हूं, आप बस थोड़े से एक लाइन को याद रखिएगा, आपको दुनिया के किसी भी कोने में अगर ले जाया जाएगा, आप चंद्रमा पे चले जाइए या मार्स या जुपिटर या आपके सैटर्न या कितने भी ग्रह पे आप चले जाइए, वेनिस पे चले जाइए, आपके मास पर क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि उस व्यक्ति का मास अगर 50 kg है तो उसका दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, मास कितना होगा उसका, 50 kg ही रहेगा, ठीक। तो क्या हो गया, ये आपकी मास की डेफिनेशन हो गई। मास को मैंने क्या बताया था, आपका क्या होता है मास, आपका मास क्या होता है, आपका एक अदिश राशि होता है। अब अदिश राशि होता है जिसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आप लोग बताता हूं, इसको समझते कैसे हैं। मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। अब मान लीजिए आप बाजार गए, बाजार जाके आपने क्या बोला सब्जी वाले से कि भाई साहब मुझे 50 या 1 kg मुझे आप कहते हैं आलू दे दीजिए, तो आप उससे ये तो नहीं बोलते हैं कि आप मुझे आलू दे दीजिए और मुझे इस डायरेक्शन में दीजिए, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की, आपने केवल उसके मात्रा की बात की, ठीक। तो बात करेंगे अगर वहां पर केवल मैग्नीट्यूड होगा और अदिश राशि, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अदिश राशि कहलाएगा। आपने वहाँ डायरेक्शन की बात नहीं की, आप बाजार गए, आपने केला लिया, आपने क्या बोला, मुझे 12 बनाना दे दीजिए। आप ये थोड़ा ना बोलेंगे आप मुझे 12 बनाना दीजिए और इस डायरेक्शन में दीजिए, ठीक। जब डायरेक्शन की बात नहीं होती है तो वो क्या होता है आपका अदिश राशि, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी, और यही होता है आपका द्रव्यमान। क्लियर, जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको एक ही बार में प्रोवाइड करा दी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वेट का। मास और वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इस बात को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आज आपके सारे डाउट जितने भी है सब क्लियर कर देता हूं, ठीक है। वेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार। सिंपल सा लॉजिक एक बताऊंगा यहां पर, ठीक है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, W बराबर m/g, ठीक। जो आपका वेट होता है, मान लीजिए आपसे आपके ऊपर कोई बल लग रहा हो, ठीक, जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर बहुत सारे आपके क्या लग रहे होंगे, बल लग रहे होंगे, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण या ग्रेविटी के कारण मेरे ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका भार कहलाएगा। W बराबर mg। यहाँ पर आपका द्रव्यमान तो है लेकिन g की वजह से आपका इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए आप अर्थ पर हैं, तो अर्थ पे आपके g का मान कितना होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो अगर आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका भार कहलाएगा, ठीक। क्योंकि क्या होता है, जो g का मान होता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, ठीक। तो बात करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 196 है
196 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? ठीक, ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत बार पूछे गए हैं, पिछली बार के ये रिपीटेड क्वेश्चन थे। ठीक, तो मैं आप लोगों को सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, तो देख लीजिए, तो आपका अर्थ पे आपका वेट कितना है, तो डब्ल्यू अर्थ कितना है आपका 196 न्यूटन। बात कर रहे हैं डब्ल्यू मून की। ठीक, तो डब्ल्यू मून कितना होता है, जितना आपका अर्थ पे वेट होगा उसका कितना हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा। तो कर दीजिए 196 अपॉन कितना हो जाएगा 6 को काटा इसको कितनी बार जाएगा 3 बार, 1 6 दूनी 12, 4 6 36, 4 6 35 6 36, कितना हो जाएगा 32.66 न्यूटन। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यदि आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रमा पर आपका भार कितना होगा, तो पृथ्वी के वेट का कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, तो 32.66 आपका चंद्रमा पर वेट होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा वेट है 80 kg, तो चंद्रमा पर अगर मैं जाऊंगा तो बट्टे कितना हो जाएगा 80/6, मतलब चंद्रमा पर मेरा वेट कितना हो जाएगा 6 कम 6 2 6 18 और 2 फिर बच जाएगा 6 18 6 18, तो 13.33 न्यूटन मेरा कहाँ पर होगा, ये मेरा मून पर वेट होगा। ठीक, ये मैंने अपने खुद की बात की और मेरा वेट इतना ही है 80 kg। ठीक है, क्लियर है सारी बातें? तो वेट के बारे में ये आपकी है। तो वेट का क्या होता है, जो आपका ग्रेविटी होता है ये डिपेंड करता है आपका वेट ग्रेविटी पर। अलग अलग स्थानों पर ग्रेविटी का मान अलग अलग होता है। यदि आप धरती से आप धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे तो ग्रेविटी का मान क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक, तो ग्रेविटी का मान अगर कम होगा तो m के मान से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो w का मान भी क्या होगा आपका कम आएगा। अगर ग्रेविटी का मान बढ़ेगा तो इंटू करेंगे अगर m से, तो इसके मान भी क्या होगा बढ़ेगा, तो वेट भी क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। ठीक, सारी बातें क्लियर? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ते हैं आगे हम लोग। कुछ बच्चों को एक चीज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एक होता है आपका डिस्टेंस और एक होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है आपका दूरी और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका विस्थापन। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका दूरी और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका विस्थापन हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो चलेगी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है या मैक्सिमम दूरी है वो क्या कहलाएगी आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो ए से बी जाता है, ठीक, कितने किलोमीटर 20 और 20 से ए आता है आपका 20, तो इसके द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी, जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगा इसका दूरी होगा। मतलब कितना हो जाएगा 20 गया ये वहां पर और लौट कर आया 20, कितना हो जाएगा आपका 40। एक बात ध्यान रखिएगा, जो दूरी होता है इसका मान हमेशा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक, इसका मान ना तो 0 हो सकता है और ना ही इसका नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर इतनी बातें? और दूरी क्या होता है आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई मैक्सिमम और मिनिमम जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक, मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया, ठीक, 30 किलोमीटर और वहां से फिर वापस आ गया कितना 10 किलोमीटर, तो उसके द्वारा चली गई आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, पहले तो कितना गया 30, फिर वापस आ गया कितना 10, तो कितना चला उसने 20 किलोमीटर, वो इसकी क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जो डिस्प्लेसमेंट का मान होता है
ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और विस्थापन क्या होता है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, सॉरी क्या होता है आपका, ये वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या होता है आपका, ये एक सदिश राशि होती है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है, लेकिन इसमें आपको डायरेक्शन की नीड आपको नहीं होती है। ठीक, क्लियर इतनी बातें? तो इन बातों को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आखिरकार होता क्या है। ठीक, मान लीजिए मैं अपने घर पे गया, मेरे घर की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 20 किलोमीटर है। ठीक, मैं ए से बी में गया और बी से वापस अपने कहते हैं ए पर पॉइंट पर आ गया, मैं यहाँ से गया फिर वापस अपने यहाँ पर आ गया। अगर कोई पूछता है कि मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा, 20 गया और 20 वापस आ गया, तो उस केस में कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, और तो मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का मान क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और ये क्या है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये क्या है आपकी एक सदिश राशि है। और जो आपकी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके लिए केवल मैग्नीट्यूड की नीड होती है और इसके लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। ठीक, तो इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल पर दे दिया आपको, अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, ए से बी गया और फिर बी से ए आया। ठीक, जो तीर है ये जाने का और आने का डायरेक्शन शो कर रही है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे चाल, मतलब स्पीड। तो सभी को पता है चाल क्या होती है, और क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी, मतलब वेग। ठीक, अब बात करेंगे वेलोसिटी और चाल में डिफरेंस क्या होता है। पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर कितना हो जाएगा आपका, दूरी बटे समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना हो जाएगा आपका, टाइम, मतलब क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन अपॉन क्या हो जाएगा आपका, समय। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आपका चाल क्या होता है, आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी क्या होता है आपका, विस्थापन बटे समय होता है। ठीक, अब इन चीज़ों को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, किसी भी चीज़ की अगर डेफिनेशन बनानी है तो नीचे का कुछ भी लिखा हो उसको कितना मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए या तो फिर 1 मान लीजिए। ठीक, एकांक समय में चलेगी विशेष दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का चाल कहते हैं या स्पीड कहते हैं। ठीक, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एक किसी विशेष दिशा में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं हम लोग, वेग कहते हैं। ठीक, जो डेफिनेशन मैंने बोली आप लोग इसको रिवाइज करके देखिएगा और उसको नोट कीजिएगा। बात करेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया था डिस्टेंस क्या होता है आपका, एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, अगर डिस्टेंस आपका अगर किसी वेक्टर में अगर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है तो वो पूरी क्वांटिटी आपकी क्या हो जाती है, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। तो मतलब स्पीड भी क्या है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी है। एस फॉर क्या हो जाएगा, स्केलर। इसको याद करने का तरीका भी होता है, अगर भूल जाए कभी, एस से स्पीड होता है और एस से क्या होता है आपका स्केलर, SCAL। ठीक, और यहां पे क्या होता है V, तो V से क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको कभी लगता है कि आप भूल रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, तो एस से स्केलर क्वांटिटी और बी से वेक्टर क्वांटिटी। और अब मैंने आपको बताया था जहां कहीं भी बा या वा आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने वाला बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया था अभी कि जो डिस्टेंस होता है इसका मान क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मतलब स्पीड का मान क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही
होगा, ठीक। लेकिन वेलोसिटी का मान आपका, जैसा कि मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो इसका मान 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, ये तीनों मान इसके हो सकते हैं। क्लियर है? देखिएगा इसको। ठीक है, तो इसकी अगर मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक। और इसका भी क्या हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड भी क्या होता है, इसका मात्रक होता है। तो मैंने 4 पॉइंट लिखवा दिए आपको और इन चारों पॉइंट से आपको क्वेश्चन आंसर एग्जाम में मिल जाते हैं। पूछ लेगा एग्जाम में कि जो वेलोसिटी है इसका मान क्या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या माइनस हो सकता है या तीनों हो सकते हैं। तो इसका मान 0 भी, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो सकते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन बटे समय। तो क्या पूछ लेगा, क्या आपके चाल जो हैगी, जो चाल कौन सी राशि है, या तो स्केलर पूछेगा या वेक्टर। तो चाल क्या है आपकी स्केलर है और वेलोसिटी क्या है आपकी वेक्टर है। लेकिन चाल का मान हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसका मान 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लियर सारी बातें? तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही हम लोग करते हैं और इसके आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।